सुप्रभात बच्चों। पिछली तासिका में हमने अपने अध्याय बादलों की काव्य सृष्टि पृष्ठ क्रमांक 19 का अध्ययन किया था। भाग 1 का। भाग 1 में हमने क्या जाना था, यह हम पहले जान लेते हैं। किस प्रकार हमारे लेखक आचार्य काका कालेलकर जी ने बादलों के वर्णन का बहुत ही सुंदर तरीके से आरंभ किया है और इस निबंध में कुदरत का वर्णन करते करते वे कभी बादलों को नहीं भूलते, ऐसा कवि के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि कवि बादलों को कभी रूई की उपमा देते हैं और कभी सफ़ेद ऊन की उपमा देते हैं और कभी कुमकुम की उपमा दी तो पूरा हो गया। कुमकुम आप सभी को पता है, सिंदूर या जिसको महिलाएं अपने माथे पे लगाती हैं। तो इस प्रकार अलग अलग कवियों ने अलग अलग उपमाओं की संज्ञा दी हैं। तो बच्चों, अब हम आज इस तासिका में आगे बढ़ते हैं। चलिए, सच्चे बादल प्रेमियों को इससे संतोष कैसे होगा। सच्चे बादल प्रेमियों से अर्थात कि बादलों का व्याख्यान करना इतना आसान नहीं है। जो सही में उनसे लगाव रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह है, वो इतने थोड़े में ही वर्णन करके संतोष या संतुष्टि उनको हासिल नहीं होगी। मेरे बचपन में जब हम विज्ञान पढ़ते थे, मेरे बचपन यानी लेखक अपने बारे में बोल रहे हैं, तब बादलों के 4 मुख्य विभाग बताए जाते थे। बच्चों, 4 मुख्य विभाग, विज्ञान का तो बहुत ही ज़्यादा भाग है, जैसे चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि बहुत से विभाग बताए गए हैं। लेखक ने यहाँ बोला है कि मेरे बचपन में विज्ञान में 4 मुख्य विभागों के बारे में बताया जाता था और ये चारों किस्म के बादल आसानी से पहचाने जाते थे। लेकिन आज जलवायु के शास्त्र के साथ बादलों का विज्ञान भी बहुत कुछ बढ़ गया है। लेकिन लेखक आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जलवायु के शास्त्र के साथ बादलों का विज्ञान भी बहुत कुछ बढ़ गया है, यानी बादलों के बारे में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसा हमारे लेखक हमको बता रहे हैं इस निबंध के माध्यम से। और बादलों के असंख्य प्रकार, यानी बादलों के कितने प्रकार हैं जिसकी कोई संख्या में गिनती नहीं की जा सकती। उनकी खूबियाँ और उनके नाम सबका विस्तार इतना बड़ा है कि प्रकृति प्रेमी कवि कहीं के कहीं पिछड़ गए हैं। अब विज्ञान और साहित्य की तुलना करते हुए हमारे लेखक बोल रहे हैं कि बादलों की इतनी संख्या बढ़ गई है, असंख्य संख्या जलवायु शास्त्र के अनुसार भी, और इतनी खूबियाँ बढ़ गई हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो उसके प्रकृति प्रेमी हैं, जो बादल से प्रेम करते हैं, जो कविता करते हैं, उसके बारे में साहित्य रचना करते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं। हमारे प्राचीन कवि काले श्याम बादलों को राक्षसों की उपमा देते थे। कवि बोलते हैं कि प्राचीन काल में, पुराने समय में काले श्याम, काले से जो थोड़ा सा हल्का रंग होता है, उन बादलों को किसकी संज्ञा दी गई है? बुरे व्यक्ति की, राक्षसों की उपमा दी गई है कि ये बादल कैसे हैं? राक्षस की। अगले पंक्ति में क्या बोलते हैं? नव जलधर। नव जलधर, अब नव यानी नया और जलधर, जल का अर्थात आपको मालूम है, जो धर यानी धारण किए हों, किस, जो नए बादल हैं, जो जल से भरे हुए हैं, को देखते ही उन्हें दृप्त निशाचर का भ्रम होता था। और कवि बोलते हैं कि और क्या कवियों को भ्रम होता था कि जो नए नए बादल हैं, जो जल से भरे हुए हैं, उन्हें दृप्त यानी प्रचंड, निशाचर यानी राक्षस, राक्षस निशाचर दोनों एक ही शब्द हैं। दोनों पंक्तियों में राक्षसों का ही वर्णन किया गया। निशाचर, निशाचर अर्थात भी दैत्य या राक्षस, यानी ऐसे बादल जो भर के पानी से भरे हुए, जल से भरे हुए आते हैं, वो एकदम भयंकर प्रचंड राक्षस के समान प्रतीत होते, ऐसा उनको कवियों को भ्रम होता था। जल राशि के भार से भूरी विलंबिनो घनो। अब जल राशि
यहाँ भी जल राशि यानी जो जल से भरा हुआ भंडार है, राशि है, उसके वजन से, भार से। संस्कृत की यहाँ छोटी सी पंक्ति दी है, भूरि विलंबिनो घनों को देखकर उन्हें परोपकारी सज्जनों की नम्रता याद आती थी। अब हमारे लेखक बोलते हैं कि कवियों को जो जल से भरा हुआ भंडार रहता था, राशि रहता था, जो जल राशि रहती थी, वो उनके वजन से ऐसा लगता था कि भूरि विलंबिनो घनों, भूरि यानी बहुत अधिक, विलंबिनो घनों यानी ऐसा प्रतीत होता था कि ये विलंब यानी लटकता हुआ, विलंबिनो शब्द का अर्थ होता है कि नीचे की तरफ लटकता हुआ कोई चीज़ हो, कि ऐसा लगता था घनों। जिस प्रकार, मैं एक उदाहरण देती हूँ जिससे आपको ये पंक्ति बहुत आसानी से समझ जाएगी। जिस प्रकार फलों से लदा हुआ वृक्ष बहुत फल आने के बाद बहुत ही नीचे झुक जाती है उनकी डालियाँ, ठीक उसी प्रकार जो परोपकारी मनुष्य, जो दूसरों को उपकार करते हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी नम्रता याद आती है कि वो अपने अच्छे व्यवहार के कारण नम्र हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो जल से भरी हुई राशि है, उनको देखकर सज्जन पुरुष की याद कवि लोगों को आती है। यानी भूरि विलंबिनो घनों यानी जल से भरी हुई राशि किसकी याद दिलाते हैं? सज्जन पुरुष की। जल से भरी हुई राशि को देखकर कवि लोगों को सज्जन पुरुष की याद आती है, जो अपनी परोपकारिता की वजह से नम्र होते हैं, बहुत ही सज्जन हो जाते हैं। तो इस प्रकार भूरि विलंबिनो घनों का अर्थ है कि जो बादल जल से भरे हुए रहते हैं बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में, वो कभी अपना अहंकार नहीं प्रदर्शित करते हैं। ये जलराशि भी ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष की याद दिलाती है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों, और आप अपनी उंगलियां रखिएगा। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो कठिन शब्द है वो हम अपनी कॉपियों में लिखते हैं, तो आप भी लिख कर रख लीजिएगा। भडली वाक्य की रचना करने वाले सहदेव। अब भडली वाक्य का मतलब क्या होता है? नक्षत्र के बारे में जो पुराने लोग, बुजुर्ग लोग बोला करते थे, उसको भडली वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश को देखकर, नक्षत्र को देखकर कि क्या होगा आने वाले समय में, जो पुराने लोग बोलते थे उसको ही भडली वाक्य कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो पांचों पांडवों में जो सहदेव थे वो इसके जानकार थे। जो महाभारत के पांचों पांडव रहते हैं उसमें जो सहदेव रहते हैं पांचों पांडवों में से, वो उसको बहुत भली भांति जानते थे और वो आने वाले भविष्य के अच्छे और बुरे का अनुमान लगा लेते थे। भडली वाक्य की रचना करने वाले सहदेव के शिष्य किसान या खलासी लोग, किसान के बारे में आपको पता ही है और खलासी के बारे में भी, कि लोग बादलों का जितना निरीक्षण करते थे उतना कवियों ने किया हो तो वह अभी तक हमारे सामने आया ही नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि भडली वाक्य की रचना करने वाले जो किसान हैं या खलासी लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो बादलों का जितना निरीक्षण करते थे उतना कवियों ने किया हो, यह मेरे ध्यान में अभी तक नहीं आया है। कि किसान लोग भी अपनी फसल के लिए बादलों का निरीक्षण करते हैं और खलासी लोग भी। तो ऐसा किसी कवि ने इतना बारीकी से निरीक्षण किया होगा, यह हमारे लेखक आचार्य काका कालेलकर जी कहते हैं, मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अगली पंक्ति में बच्चों देखिए, हमारे कवियों ने 6 ऋतुओं के कितने कितने सुंदर वर्णन किए हैं। बच्चों हमने पिछली कक्षा में भी और इस कक्षा में भी ऋतुओं का लिखित कार्य भी किया है और हमने उसके बारे में जाना भी है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगी। हमारे कवियों ने 6 ऋतुओं के कितने कितने सुंदर वर्णन किए हैं, किंतु 6 ऋतुओं के बादलों की अलग अलग शोभा उन्होंने क्यों नहीं दी। ये प्रश्न वो कवियों को ही पूछ रहे हैं हमारे लेखक, कि 6 ऋतुएं हैं, कितने सुंदर सुंदर वर्णन किए हैं कवियों ने, किंतु 6 ऋतुओं में बादलों की अलग अलग शोभा होती है, ये किसी ने भी बहुत अधिक वर्णन करने का प्रयास क्यों नहीं किया। अगले अनुच्छेद में चलिए बच्चों, उषा काल के बादल। अब उषा क्या होता है? आप बोलेंगे तो लड़की का नाम होता है उषा, यानी जो सुबह सुबह का बादल रहता है, जो अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के समय का बादल, सूर्योदय के पहले का भोर जिसको हम बोलते हैं। हमने इससे संबंधित कविता भी पढ़ी है।
उषा काल के बादल, सूर्योदय के बादल, जब सूर्य उगता है उस समय के, दोपहर के निराग्रही बादल, अनासक्त बादल, जो निराग्रही यानी जो आग्रह नहीं करते, निराग्रही का अर्थ होता है जो आग्रह न करने वाले बादल जो रहते हैं। तो एकदम भोर के बादल हो गए, प्रातः काल से पहले का, सूर्योदय जब सूर्य उगता उस समय का बादल, दोपहर के निराग्रही बादल जो किसी का आग्रह नहीं करते, अनासक्त बादल जिसको किसी से कोई प्रीत रीत नहीं रहती, ऐसे बादल जिनको किसी से कोई रीत प्रीत नहीं, ऐसे अनासक्त व संध्या के उज्ज्वल, शाम के समय के एकदम जो उजले उजले बादल, और विलासी बादल जो अपने में ही खोए रहते हैं और अपने में ही मस्त रहते, ऐसे विलासी बादल जो भोग विलास वाले बादल रहते। और रात के राक्षसों जैसे बादल, इनका अलग अलग वर्णन तो क्या व्यक्ति परिचय हमें मिलता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग व्यक्तियों की, कवियों की, साहित्यकारों की चर्चा हमारे लेखक ने किया है। तो बच्चों, आप लोग अपनी कॉपियों में कठिन शब्द लिख लीजिएगा। आज की तासिका मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बच्चों।